गुरान शाह साहब, गुरान सर सुप्रभात। बताइए, ये मार्केट में जो कल आपकी भाषा में कहते हैं तांडव हुआ, उसको आपने किस तरह से देखा और आज क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका, और आप सही पकड़े हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो ढोल बज रहे थे उसका थोड़ा बहुत असर हमारे बाजार में भी हुआ, और बाजार में एक हल्का सा तांडव नृत्य होते हुए हमने देखा। लेकिन इस गिरावट को अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। मुझे ऐसे कोई संकेत कल और आज में सुनाई नहीं दिए स्थानीय रूप से जहां पर इतनी बड़ी गिरावट को हम एक धारणा लगा सकते थे। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक ऊपरी स्तर था, वहां से लुढ़ के अंतर्राष्ट्रीय संकेत खराब थे, और उसको देख करके मेरे ख्याल से जो एक निचला स्तर बनना था वो बना है। हालांकि मैं ये मानता था, और मैंने पिछली बार ये भी जताया था कि 11,300-350 के नीचे जाकर के शायद बंद नहीं आएगा, लेकिन हमने वो स्तर तोड़ दिए और उसके नीचे जाकर के बंद दिया। आज थोड़ा बहुत उछाल आने की संभावना है। विकल्प में रूप में लंबी अवधि के लिए अगर आप मझौली क्षेत्र में कुछ हमारी पसंद पूछे तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक जो हमें पसंद है, जो आज आपके T2020 में था, वो है माइंट्री। इस स्टॉक ने हाल ही में 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया है। FMCG से हमें डाबर पसंद है, और सीमेंट में पिछली बारी हमने दालमिया भारत का जिक्र किया था, और एक मझौली शेयर जो है सीमेंट क्षेत्र से वो है JK लक्ष्मी सीमेंट, ये भी हमें पसंद है। तो गिरावट में खरीदारी का मौका बनता है। गौरांग, ये जो क्रूड का रिट्रेसमेंट है, क्रूड में जो पेन है, और आई थिंक ये सिर्फ कल ही नहीं था, ये पिछले 20 दिन से जारी है। क्रूड के इस पेन को, गिरावट को आप एग्जैक्टली अगर आप देखें स्टॉक से जब उनका सरोकार बैठता है, जिसमें अगर आप देखें OMCs आ गया, जिसमें एविएशन आ गया, जिसमें पेन स्टॉक्स आ गया, पिडिलाइट आ गया, इनमें से क्या इस बास्केट में आपको क्या पसंद है इन लेवल्स पे लेने के लिए? वीरेंद्र, आपको भी सुप्रभात हमारे तरफ से और धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय सुप्रभात सर। ऊर्जा यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इन्होंने दूसरी बारी मेरे ख्याल से ये जताया कि जो विश्व भर में कच्चा तेल की मांग है वो उसमें कमी आएगी, और जिस तरीके से फिर से कुछ देशों में लॉकडाउन की परिस्थिति हो रही है, क्योंकि जो बीमार लोग हैं उनकी संख्या काफी तीव्र गति से ऊपर जा रही है, तो शायद इसका असर आपको कच्चे तेल में आते हुए दिखेगा। कुदरती कारणों को लेकर के मेरे ख्याल से जो अनिश्चितता का वातावरण था वो दूर हो चुका है, और हमारा ये मानना है कि $35 से $40 प्रति बैरल के बीच में नाइमेक्स और ब्रेंट जो है वो $40 से $45 प्रति बैरल के बीच में काम करना चाहिए। उस परिस्थिति में हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है, और रुपया भी थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है डॉलर के सामने। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पेंट सेक्टर में हमें पसंद है। मैंने पिछली बारी भी इसका जिक्र किया था, तो एशियन पेंट तो पहले पायदान पे आता है, लेकिन मझौली में कंजाई नैरोलैक करके एक कंपनी है, वो कंपनी हमें पसंद आती है। पिडिलाइट एक बेनिफिशियरी है, इस पर भी हमारी पसंदगी है, और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार का प्रयास है ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल के ऊपर, तो आई थिंक गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर गुजरात गैस है और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये कुछ कंपनियां हैं मझौली जो इस आधार के ऊपर हमें पसंद आती है। ठीक बात है। अच्छा, पिडिलाइट को ये जो गिरावट दिखा रहे हैं कल के सत्र में, इनमें आपका क्या व्यू बन रहा है? बहुत ही तगड़ी रैली के बाद ये थोड़े से ढीले होते हुए स्मॉल कैप्स में थोड़ी ज्यादा प्रेशर कल के सत्र में बनता हुआ, और आज भी देखिए ये वो स्पेस है जो अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। क्या कुछ दिन मिड कैप से दूर रह के अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप्स पर फोकस किया जाए? गौरांग सर, इस पर भी एक टिप्पणी करिए। तो 28 सितंबर तक मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो काले बादल है वो मंडराते रहेंगे, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज की जो बात है उस पर निर्णायक तरीके से अगर स्पष्टीकरण आता है सर्वोच्च उच्च न्यायालय का, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही जो छोटी मध्यम अवधि के लिए चिंता के बादल मंडरा रहे हैं इनको दूर कर देंगे। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो मेरे ख्याल से आपको दिग्गजों पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो मिड कैप में IT, मिड कैप फार्मा, मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और मिड कैप सीमेंट, ये कुछ क्षेत्र है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो कुछ लेना चाहेंगे लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से? तो वीरेंद्र, एक कहावत है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, और शेयर बाजार में ये कहावत 100% बराबर बैठती है, क्योंकि जब तक आप दर्द नहीं देखोगे आपको
सुख का एहसास क्या है वो महसूस नहीं होगा। और हो सकता है ये छोटी मध्यम अवधि के लिए दबाव बढ़े, और जैसे मैं टिप्पणी कर भी रहा था वीरेंद्र, कि वित्तीय क्षेत्र के लिए आने वाले कुछ दिन मेरे ख्याल से थोड़े बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं, जब तक स्पष्ट रूप से हमें ये नहीं पता चलता कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या आदेश निकल करके आते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है, चाहे वो केंद्रीय की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, रियल एस्टेट सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए, तब तक मेरे ख्याल से ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनका जो रुझान है वो थोड़ा बहुत दबाव भरा रह सकता है। लेकिन अगर आप छोटी मध्यम अवधि का ज्यादा नहीं सोचते हैं और लंबी अवधि का सोचते हैं, तो पहली पायदान पर आएगा HDFC लिमिटेड, उसके पश्चात आएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, और तीसरे पायदान पर आएगा कैन फिन होम्स। ये 3 तक ही आप अपनी पसंद सीमित रखें, क्योंकि बाकी अन्य जो फाइनेंस कंपनीज है या फिर NBFCs या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उन पर जो नतीजों के आधार पर रुझान आना चाहिए, काफी लंबा समय लग सकता है। ख्याल से 35 रुपए नीचे मिल रहा है और अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में ही है। आप कैसे अप्रोच करेंगे CDSL को इस प्राइस पर? तो मौजूदा स्तर पर वीरेंद्र हमें लग रहा है कि मूल्यांकन के हिसाब से ये पूरी तरह खींच चुका है, और जो भी खबरें थी नए अकाउंट ओपनिंग को लेकर के, उसकी जो ऊपर के तरफ के दायरे थे वो इस मूल्यांकन पर मुझे ठीक बैठ रहे हैं। यहाँ से ज्यादा ऊपर के तरफ के दायरे हो मौजूदा परिस्थिति में, ये मुझे संभव थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है, समय लगेगा। और जिस तरीके से नए जो इश्यू आ रहे हैं उनको जिस तरीके से सफलता मिली है, खास करके जो 3 या 4 फिलहाल हाल ही में बंद हुए इश्यूज, अगर आप उस पर नजर डालें, गौर करें, तो ये कहीं ना कहीं निवेशकों में जो पहली बार निवेश कर रहे हैं उनमें एक रुचि खड़ी करता है, बाकी अन्य लोगों में रुचि खड़ी करता है कि क्यों ना हम जा करके अपना एक DP अकाउंट खोले, क्यों ना हम जा करके अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खोले, और ऐसे जब IPOs आते हैं तो उसमें निवेश करके लंबी अवधि के लिए हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मुझे पूछे तो आपके पास मुनाफा है, निवेश है और मुनाफा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा समेटने की राय दूंगा CDSL पर, और अगर आपको नया निवेश करना है तो इंतजार कीजिए थोड़ा बहुत करेक्शन। बताइए इस पर। तो लॉन्ग टर्म टारगेट करीबन 2800 से लेकर के 3000 का है, और KKR इंडिया ने ये दूसरा बड़ा निवेश किया है रिलायंस रिटेल में। इसके पहले जैसे जतिन भाई जिक्र कर रहे थे, इन्होंने जियो में निवेश किया है। आज 5550 करोड़ का निवेश करीबन रिलायंस रिटेल में किया, और मूल्यांकन को लेकर के जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, ये काफी बड़ी बात है निवेशकों के लिए और कंपनी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है हेमंत, के जो नाम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, चाहे वो जियो में या रिटेल में हो, वो बहुत ही प्रभावशाली नाम है। तो ये एक अंदेशा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा मौका होता है। और ये मैं जो 2800 और 3000 की बात कर रहा हूँ, ये एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट के तरफ से टिप्पणियां होती है कारोबार को अलग करने के लिए, तो हमें उस रूप में फिर देखना।